नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी के बारे में 1951-52 में जब जनसंघ बना था और उसके बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब से लेकर अब तक एक धारणा है, एक मिथक है कि वो उत्तर भारत की पार्टी है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो तथ्य हैं वो भी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से उत्तर भारत की पार्टी है। पिछले 10 सालों में पार्टी ने पश्चिम में और पूर्वोत्तर भारत में अपना दबदबा कायम किया है। अब उसके सामने दो चुनौतियां हैं, दो किले हैं जिनको फतह करना है। एक है पूरब का। पूरब के किले में मैं 3 राज्यों को गिनता हूं, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। नीतीश कुमार के आने से बिहार का जो किला है वो सुरक्षित हो गया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। अब बचता है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का किला। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार से जो नाराज़गी है, सरकार का भ्रष्टाचार जिस तरह से बजा रहा है, उससे इतना स्पष्ट है कि ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं। और वो ऐसा पहली बार है कि ममता बनर्जी की राजनीति में डिफेंसिव शब्द जो है उनके शब्दकोश में था नहीं, पहली बार डिफेंसिव पर हैं। वो उस तरह से आक्रामक मुद्रा में नहीं है जिस तरह की उनकी राजनीति रही है यूथ कांग्रेस से लेकर, अगर आप देखें तो पिछले कम से कम 2021 के विधानसभा चुनाव तक की बात कर लें, लगातार आक्रामक मुद्रा में रही हैं। जितना हमला होता है उतना ज़्यादा आक्रामक होती हैं, इसीलिए उनको अग्निकन्या भी कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी उनको इसीलिए नहीं रख पाई, उनकी आक्रामकता, उनकी जो आक्रामक शैली है राजनीति की, उसके कारण कांग्रेस पार्टी में उनके लिए जगह बन नहीं पाई। कांग्रेस से निकलकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई, संघर्ष किया। एक समय उन पर जानलेवा हमला हुआ था सीपीएम के कैडर्स द्वारा, और सीपीएम की सरकार जो है उनके खिलाफ उसने कोई कोर कसर उठा नहीं रखी उनको हर तरह से परेशान करने में। इसके बावजूद वो पॉलिटिकली सर्वाइव न केवल किया उन्होंने, बल्कि 2011 में सत्ता में आई, तब से लगातार सत्ता में है। इस बार ममता बनर्जी के लिए 2-3 बड़ी चुनौतियां हैं। एक, उनके मंत्रियों का भ्रष्टाचार, उन पर भ्रष्टाचार का, उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप 2016 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी लगा था। लेकिन तब में अब में एक फ़र्क है। आप कहेंगे कि आरोप पहले भी लगा था, अब भी लग रहा है, तो फ़र्क क्या है? फ़र्क तब में अब में ये हो गया है कि ये जब पहले 2016, 2019 और 2021 में आरोप लगा था तो पश्चिम बंगाल के लोग ये मानकर चलते थे कि उनके लोगों ने, यानी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, ममता बनर्जी इससे ऊपर है। इसीलिए आपको याद होगा तो 2016 में भी और 2019 में भी वो इस धारणा को ध्वस्त करने में कामयाब रही थी और उन्होंने जिस तरह के कदम उठाए थे उससे ही अपने को भ्रष्टाचार के इन आरोपों से अलग कर लिया था। लेकिन 2024 में वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं। जिस तरह से उन पार्थ चटर्जी के घर से नोटों का जखीरा मिला, जो टीवी पर सबने देखा, उसके बाद शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई, जिन लोगों के बच्चों को डिजर्विंग होते हुए नौकरी नहीं मिली और जिनको रिश्वत देकर नौकरी मिली, ये बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा केंद्रीय योजनाओं में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ और सीएजी की रिपोर्ट और सीएजी ने जो सवाल उठाए हैं, उसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं और उनकी जांच पर न तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई न सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। और सबसे ताज़ा चुनौती बनी है संदेश खाली। संदेश खाली में जो कुछ हुआ, शाहजहां शेख और उसके गुंडों ने जो किया, उसकी वजह से ममता बनर्जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने शाहजहां शेख का बचाव करके अपने लिए एक तरह से और मुसीबत बुला ली। तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना इस बार मुश्किल होता जा रहा है और उसमें एक और चीज़ जुड़ गई, एक और बड़ा मुद्दा जुड़ गया, वो है सीएए का, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, जिसका असर पूरे पश्चिम बंगाल में होगा। खासतौर से मथुरा समुदाय के लोग जहां हैं वहां ज़्यादा असर होगा।
तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना मुश्किल हो रहा है। इसी तरह से उड़ीसा में स्थिति यह है कि नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बिजू जनता दल को लग रहा है कि शायद वो सत्ता में ना आ पाए इस बार। नवीन पटनायक चाहते हैं कि वो छठी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। इसके लिए उनको लगता है कि सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर ले। गठबंधन की बातचीत चल रही, ख़त्म नहीं हुई है। होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन नवीन पटनायक का गठबंधन के लिए इच्छा जताना 15 साल बाद इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वो अपनी कमजोरी को समझ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरब के इन तीनों राज्यों में 2019 की तुलना में बहुत बेहतर करने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो है किसी को कोई शंका नहीं है। तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और पूरब, ये 4 किले भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक तरह से सुरक्षित कर लिए हैं। लेकिन उसको उत्तर भारत की पार्टी इसलिए नहीं कहा जाता था कि वो पश्चिम भारत में या पूर्वोत्तर में या फिर जो है पूरब में कमज़ोर थी। उसको उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था क्योंकि वो दक्षिण भारत में कमज़ोर थी, और अब भी है। ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होकर उभर कर आ गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो मिथक बना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में बहुत कमज़ोर है और कांग्रेस उसकी तुलना में बहुत मजबूत है, पहले तो ये मिथक टूट चुका है पिछले चुनाव में ही। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट ही सही, लेकिन दक्षिण भारत के 5 राज्यों की कुल 131 सीटों में से 1 सीट ज़्यादा उसके पास है कांग्रेस पार्टी से। और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का AIDMK के साथ जो तमिलनाडु में अलायंस था, उसके अलावा कहीं अलायंस नहीं था। उस अलायंस का उसको फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ही हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार इस मिथक को तोड़ने जा रही है। लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या होगा ये हमको आपको सबको पहले से पता है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे जून में। इसमें किसी को कहीं से कोई शंका नहीं है। ये भाजपा के विरोधी भी मानकर चल रहे हैं कि भाजपा सत्ता में लौटकर आ रही है। लेकिन 2024 के चुनाव की ये बड़ी खबर नहीं है। मेरे हिसाब से 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी खबर ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी सही मायने में पूरे देश की सार्वदेशिक पैन इंडिया पार्टी बन गई है। सही मायने में अखिल भारतीय पार्टी बन गई है। दक्षिण में उसका वोट शेयर बढ़ने वाला है, उसकी सीटें बढ़ने वाली हैं। तमिलनाडु में, केरल में उसका खाता खुलने वाला है। आंध्र प्रदेश में उसको सीटें मिलने वाली हैं। 2014 में चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन में उसको 2 सीटें मिली थी। इस बार उम्मीद की जा रही 3 या 4 मिल सकती है। उसकी तेलंगाना में 4 सीटें हैं, बढ़ने वाली हैं। कर्नाटक में 25 सीटें प्लस 1 भाजपा के समर्थन से जीती थी। अब JDS से समझौता हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं है कि अगर कर्नाटक की 28 की 28 सीटें भाजपा और JDS का गठबंधन जीत जाए, लेकिन मान लें कि ऐसा नहीं होता है, तब भी 25-26 सीटें भाजपा और JDS जीत रहे हैं। ये जितने सर्वे आ रहे हैं, जितने चुनाव सर्वेक्षण आ रहे हैं, सबका कहना है। कोई 3 सीट कम दे रहा है, कोई 4 सीट कम दे रहा है 28 में से, लेकिन 22-23 से कम कोई देने को तैयार नहीं है। तो सारे जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हैं उनकी दिशा एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में नंबर 1 की पार्टी होगी। और मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं आज आपके सामने। भविष्यवाणी कभी करता नहीं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं तमिलनाडु की ज़मीनी हकीकत के आधार पर। PMK से समझौता हो गया भाजपा का, AIDMK से समझौता नहीं हुआ। ये वरदान साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं है। मेरी भविष्यवाणी ये है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर और सीट, ध्यान से सुनिएगा, वोट शेयर और सीट दोनों के मामले में नंबर 2 की पार्टी बनने जा रही है। AIADMK का क्षरण जिस तेजी से हो रहा है, 2024 का चुनाव उसके अंत की कहानी शुरू करने वाला है। अगला चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है 2026 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी AIDMK से बहुत आगे निकल जाएगी। इसमें अभी से कोई शंका दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से के अन्नामलाई ने पार्टी का संगठन खड़ा किया है,
जिस तरह से उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाया है, उनकी यात्रा में जिस तरह की भीड़ जुटी है, भीड़ की बात आई तो याद आते हैं चोरामास्वामी। आप उनके नाम से परिचित होंगे। तमिल पत्रिका तुगलक के संपादक लंबे समय तक रहे, अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो हमेशा एक बात कहते थे, उनका कहना था कि किसी भी नेता की सभा में, उसकी रैली में भीड़ कितनी आई ये कभी मत देखो, उससे कुछ अंदाज़ा नहीं लगता, उससे कुछ पता नहीं चलता। भीड़ के चेहरे देखो, उन पर एक्सप्रेशन क्या है, उन चेहरों पर भाव क्या है, उससे आपको पता चलेगा कि उस नेता के पक्ष में हवा बन रही है या केवल लोग उसे देखने के लिए या सुनने के लिए या उत्सुकतावश आ गए हैं और उसका वोट से कोई नाता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और के अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, दोनों की सभाओं में भीड़ के चेहरे आप देखेंगे तो वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि तमिलनाडु बदलाव के लिए तैयार है, कि तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के लिए तैयार है। कमोबेश ऐसी ही स्थिति केरल में होने जा रही, लेकिन केरल में नंबर 2 नहीं बनने जा रही भारतीय जनता पार्टी। केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलने जा रहा है। अभी तक आज़ादी के बाद से 1952 से आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद नहीं जीता, सिर्फ एक बार एक विधायक जीता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 3 से 5 सीट अगर मिल जाएं केरल में तो चकित मत होइएगा। 3 सीट तो मुझे लगता है कि मिल ही जाएगी, लेकिन बाकी 2 सीटों के बारे में मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। लेकिन केरल से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलेगा, ये दावे के साथ कहा जा सकता। तो 2024 के चुनाव नतीजों का सबसे बड़ा संदेश होगा भारतीय जनता पार्टी के सही मायने में अखिल भारतीय पार्टी बनने और दक्षिण का उसका फ्लड गेट खुलने का। यहाँ से 2024 के बाद से दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो विकास होगा वो अभूतपूर्व होगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार, आप देखिए जनवरी से अब तक 6 बार जा चुके हैं प्रधानमंत्री तमिलनाडु। जिस तरह से तमिल संस्कृति, तमिल भाषा और तमिल लोगों के बारे में उनकी प्रशंसा, उनका प्रोत्साहन करते हैं, जिस तरह से तमिल संस्कृति की प्रशंसा करते हैं, जिस तरह से काशी और तमिल संगमम का जो है आयोजन कराया, उन सब से शेंगोल जो है स्थापित किया लोकसभा में, उस सब को देखते हुए और संगठन के स्तर पर जो ज़मीनी काम के अन्नामलाई उनके साथियों ने किया, भाजपा ने एक समझदारी का काम किया जो उसने तेलंगाना में नहीं किया था। उसने तेलंगाना में दबाव में साथी दलों के या साथी नेताओं के, जो बाहर से आए हुए नेता थे, बांदी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटा दिया। लेकिन AIADMK के तमाम दबाव के बावजूद के अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाया। उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। के अन्नामलाई नहीं चाहते थे कि AIADMK से समझौता हो भारतीय जनता पार्टी का, अभी तक तो नहीं हुआ है। अब होगा इसकी संभावना तो मुझे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन राजनीति में असंभव कुछ नहीं है। लेकिन समझौता हो नहीं हो बात उसकी नहीं है। बात यह है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई राजनीतिक शक्ति है। तो दक्षिण भारत में भाजपा के सूर्य का उदय हो रहा है और ये उदय आपको 2026 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रचंड रूप में दिखाई देगा। लेकिन इसकी गर्मी 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी उसके विरोधियों को महसूस होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।